पुराने जब जोधपुर बसा था तो यहाँ टोटल जो सोर्स था पानी का, जो स्रोत है, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश ही था। यहाँ पर पानी का और कोई सोर्स नहीं है। सरकार की एक उदासीनता थी कि जो पुराने जलाशय हैं वो कह रहे हैं अब हमारे को इनकी क्यों ज़रूरत है जब हमारे पास इतना पानी हम घरों तक दे रहे हैं। ज़्यादातर जो पानी लाने का जो दायित्व होता है वो औरतों पे होता था। ये अवरुद्ध करने के कारण वहाँ पर आपके फ्लड आने लग गए। अभी हमने जो जिस स्तर पे काम शुरू किया है, हमने आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लिस्टिंग, ये सब हम कर रहे हैं। आज भी जो हैं वो स्थिति में है कि आप उनको वापस पुनरुत्थान करके आप उनको वापस काम में ले सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम उसको जो मुख्य पानी का जो तंत्र है, जिसे वाटर ग्रिड कहते हैं जोधपुर की, उसके साथ उसको जोड़ दें। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला एरिया है उसके अंदर हमने एक नई बावड़ी बनाई है। 2.25 करोड़ लीटर पानी हमने इसमें मेजर किया है कि आ जाता है। यहीं के पत्थर निकाल करके इस बावड़ी को बनाया। बाहर से हम कहीं से पत्थर नहीं लेकर आए। 2 पीढ़ियाँ बढ़ी चुकी हैं बिना ये जाने हुए कि इन बावड़ियों की क्या महत्ता थी। हमने कुछ पुरानी बावड़ियों का पुनरुत्थान करना शुरू किया है और जब उनका स्वरूप वापस निखर के आया है, जो लोगों ने देखा है, जो टूरिस्ट मैप पे वो आए हैं, उससे लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। समय ज़रूर लगा पर हम उस चीज़ के बहुत नज़दीक हैं। 5 रुपये प्रति लीटर हम इतना पानी इकट्ठा कर पा रहे हैं जो कई महीनों तक चल जाता है। पहली बार इस तरह की बावड़ी बनी है, पहली बार इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की दीवारें बनी है। हम इसको वाटर आर्किटेक्चर कहते हैं। इस समय हम डेजर्ट सिटी जोधपुर में मौजूद हैं। 1459 में जब राव जोधा ने इस शहर को बसाया था, तब इसका एंशिएंट वाटर आर्किटेक्चर ऐसा था कि इसमें कई वाटर बॉडीज़ बनाई गई थी जिससे पूरे साल शहर को, इस जोधपुर को पानी की सप्लाई मिल सके। मारवाड़ की कैपिटल होने के नाते कई तरह की वाटर बॉडीज़ यहाँ मौजूद हैं। बावड़ीज़ हैं, स्टेप वेल्स हैं, झालराज हैं। और कैसा था एंशिएंट आर्किटेक्चर, एंशिएंट वाटर आर्किटेक्चर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जोधपुर सिटी के लीड आर्किटेक्ट अनु मृदुल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनु मृदुल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि एंशिएंट वाटर आर्किटेक्चर जो जोधपुर का रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अभी जो शहर की प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर आप क्या सोचते हैं? किस तरफ ये शहर जा रहा है और क्या व्यूज़ हैं आपके वाटर आर्किटेक्चर को लेकर जोधपुर के? जोधपुर की जो जल संपदा है, ये एक कई स्तर पे इसको देखा जा सकता है। एक तो है जो सतही पानी इकट्ठा करते हैं जोधपुर में। पहले तो आप सबसे पहले तो ये देख लें कि जितना भी पानी है वो वर्षा का पानी है जी, रेन वाटर ही है। यहाँ पर पानी का और कोई सोर्स नहीं है, अनलेस कि आप बाहर से लेकर आएँ, जो पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं अब। पर अगर आप ट्रेडिशनल तौर पे देखें या पुराने जब जोधपुर बसा था तो यहाँ टोटल जो सोर्स था पानी का, जो स्रोत है, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश ही था। बारिश का पानी, बारिश यहाँ बहुत कम होती थी। उसके बावजूद भी जोधपुर पानी से परिपूर्ण रहता था। आप बहुत लंबे समय तक फैले अकाल को अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा जोधपुर में कभी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुई नहीं, और न ऐसा था कि कम पानी के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था। तो आप एक कह रहे हैं कि वाटर, बावजूद इसके कि सिर्फ पानी, वर्षा ही पानी का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी क्या ऐसी स्थिति है कि सिर्फ वर्षा जल से ही पूरे शहर को साल भर पानी की सप्लाई मिल सकती है और सफिशिएंट मात्रा में? सर्टेनली मिल सकती है, क्योंकि पानी अगर आप रिलेटिवली देखें तो दूसरी जगह से तो कम बरसता है यहाँ पर पानी, क्योंकि जो यहाँ तो चीरामुजरी भी है भारत में, तो दूसरे पर आप चेन्नई जैसे जहाँ पर हाई रेनफॉल एरिया मानते हैं वहाँ के हालात देख लें, तो अगर उसको देखें तो जोधपुर के हालात तो बहुत बदतर होने ही चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तो नगण्य पानी बरसता है। पर जितनी ज़मीन है और जितने लोग हैं उनके हिसाब से अगर अपन देखें तो जोधपुर में पर्याप्त है पानी, अगर उसको हम ढंग से संचय करें तो। जी, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज थे, जो एंशिएंट बावड़ीज़ थी या लेक्स थे, हमारी जो लेक हैं या जो झालराज जिसे बोलते हैं, या जो कुएं हैं, वो जो जब पहले शहर बसाया गया था तो पूरे इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया था, वाटर आर्किटेक्चर को। लेकिन क्या अब प्रेजेंट में उस वाटर आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब किया जो निर्माण कार्य हुए शहर में, या अनप्लान्ड वे में हुए, या उन्हें रोका नहीं गया, तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर हैं उनको डिस्टर्ब करा? हाँ, शर्त यह डिस्टर्ब किया है कि जब से आपके घरों में पानी की सप्लाई शुरू हुई पाइप के द्वारा, तो उसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो एक नई टेक्नोलॉजी, उसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है, कि यूफोरिया होता है। तो वो जब आया तो आपने एक तरह से तिलांजलि दे दी आपके जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, जो आज तक आपको पालते आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपको पानी लेने नहीं जाना होता है, पानी आपके घर में आ रहा होता है। तो ये एक्साइटमेंट ही सोसाइटी का और लोगों का बहुत था। और इसके साथ साथ सरकार की एक उदासीनता थी कि जो पुराने जलाशय हैं
वो कह रहे हैं अब हमारे कुएं की क्यों ज़रूरत है जब हमारे पास इतना पानी हम घरों तक दे रहे हैं। वो शायद ये दूरदर्शिता से उन्होंने इस पूरे इशू को नहीं देखा कि अगर आप अपने जो लोकल जल स्रोत हैं उनको भी आप अलाइव रखें और जो आप बाहर से ला रहे हैं उनको भी साथ में रखें। ये ज़रूरी है क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ आपको पानी के स्रोत ज़्यादा चाहिए, पर अगर या तो आप वैसे ही जल स्रोत और बनाते चले जाते या आप जो नए ला रहे हैं उसके साथ पुराने को भी आप जीवित रखते, उनको काम में लेते, तो आपको पानी की इतनी कमी आज नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया कि पुराने वाले को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और हुआ ये है कि इतना नज़रअंदाज किया कि उसके ऊपर अगर किसी ने एनक्रोच करके कुछ बनाया तो उसकी परवाह करी नहीं सरकार ने। कई तो ऐसी जगह हैं जहाँ बड़े बड़े बांध हैं जो आज भी आप अखबारों में देखेंगे, उनके जो पानी की आवक का जरिया है, कैचमेंट एरिया और जो आवक का रास्ता है उसके ऊपर कॉलोनीज बसने दी। या तो सरकार ने कभी खुद ने पट्टे काट के दिए हैं या अवैध रूप से उसके ऊपर निर्माण में वो उन्होंने उसको बढ़ने दिया। एक तरह से कई मायने में शायद उसको एनकरेज भी किया कि चलो बस रही तो यहाँ बस जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि जितना भी पानी आपका बह करके आता था या उन जगह में इकट्ठा होता था वो अब आना बंद हो गया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पानी है पर्याप्त, पर आपने उसको इकट्ठा करना बंद कर दिया। पानी पर्याप्त है लेकिन आपने उसके इकट्ठा होने के रास्ते बंद किए। जो पिछला आर्किटेक्चर था वो कहीं मायने में ऑर्गेनाइज था, संगठित था, एक तरीके से हुआ था, प्लान्ड था, आपने उसे डिस्टर्ब किया, उसके ऊपर आपने अपनी कॉलोनीज बना दी, अवैध निर्माण किया या निर्माण होने दिया। वो एक वजह रही कि जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि घरों में भी पानी घुस जाता है। कभी पानी इतना हो जाता है कि वो घरों में घुस रहा है और कभी ये हालात हो जाते हैं कि आपके पास पानी की सप्लाई नहीं है। और जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति होती है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से दो कॉन्ट्रडिक्शन हम देख रहे हैं। हाँ, जो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन है ये दोनों का कारण एक ही है। एक वो ये है कि जहाँ पानी का जैसे प्राकृतिक बहाव है जी, आपने उसके अगेंस्ट जाकर के अपनी बसावट शुरू कर दी। आपने जो कॉलोनीज प्लान करी कि पानी अगर यहाँ बह रहा है तो आपने उसके अक्रॉस कॉलोनीज बना दी, इंस्टीट्यूशंस बना दिए, बिल्डिंग्स आपने खड़ी कर दी। और जो पानी जहाँ बह करके जो डूब के क्षेत्र थे उन डूब के क्षेत्रों के अंदर भी आपने कॉलोनीज बसा दी हैं। तो हुआ क्या है कि अब पानी का बहाव आपने रोका तो वो फ्लडिंग हो गई, पर जहाँ पर पानी कलेक्ट होता था उसके अंदर आपने अगर निर्माण कार्य शुरू कर दिया और उस बसावट शुरू कर दी तो पानी कहाँ इकट्ठा हुआ, तो उसके कारण पानी की स्कैर्सिटी हो गई है। अदरवाइज़ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती थी कि आप पानी आपके पास इतना होते हुए भी आप उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं आप, इसलिए पानी की प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि शहर में फ्लड भी आते हैं और एक तरफ ये डेजर्ट सिटी भी इसको कहा जाता है। दो एक कॉन्ट्राडिक्शन है इस सिटी में। लेकिन क्या जब हम एंशियंट वाटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उस समय पानी की व्यवस्था इस तरह से की गई थी कि पूरे साल शहर को, जोधपुर को पूरे साल पानी मिले। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक तरफ शहर में या तो घरों में पानी घुस रहा है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है या पानी की सप्लाई नहीं है। तो अब वाटर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं तो आखिर पानी को आर्किटेक्चर का हिस्सा क्यों माना जाता है? नहीं, ये आपके दो अलग अलग सवाल हैं। मैं पहले आपको आर्किटेक्चर का हिस्सा बता दूं कि क्यों माना जाता है। वैसे तो अगर देखें तो ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, पर यहाँ पर पानी जो है और जो पानी के जो स्रोत हैं वो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो ही उनको मेंटेन करती थी जी। जो बड़े बड़े एरिया से जो झील वगैरह हैं वो ज़रूर स्टेट के अंडर में होते थे, पर जैसे ही आपके वो कुएं बन गए या बावड़ियाँ बन गई या झालरे बन गए तो वो कम्युनिटी उनको देखा करती थी। तो वो उनके लिए लेजर स्पेस भी होता था, उनका सोशल स्पेस भी होता था और ज़्यादातर जो पानी लाने का जो दायित्व होता है वो औरतों पे होता था। तो ये औरतें जब पानी लेने जाती थी और अंडरग्राउंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम बावड़ी कहते हैं, तो उसके अंदर चेम्बर्स होते थे, उसके अंदर वरांडास होते थे, वो वहाँ रह के बतियाते थे, उनका सोशल इंटरेक्शन उस लेवल पे होता था। तो जब पानी के एक स्रोत को आपने बिल्डिंग का रूप दे करके उसको सामाजिक सरोकारों से और रिलीजियस सरोकारों से आपने जब से उनको जोड़ा है तो वो आर्किटेक्चर में तब्दील हो गए। अगर महज एक कुआं खोद करके आप कर दें तो शायद उसको नहीं कहेंगे, पर जैसे ही आपने कुएं के पास में चौपाल बना दिया या कुएं के पास में एक पेड़ खड़ा करके उसको एक सामाजिक लेवल का स्पेस बनाई दिया तो उसने आर्किटेक्चर का फॉर्म ले लिया। इसलिए हम इसको वाटर आर्किटेक्चर कहते हैं, अदरवाइज तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये छोड़ देते थे। तो यही कारण है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, फ्लड भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके यहाँ, उसका कारण मोटे रूप से एक ही है कि जो पानी का जो प्राकृतिक बहाव है जिस स्लोप पे होता है उसके अक्रॉस
हमने हमारी बसावट, नई बसावट कर दी है। जी। तो जो पानी है उसको, बहाव को हमने अवरुद्ध कर दिया। जी। तो ये अवरुद्ध करने के कारण वहाँ पर आपके फ्लड आने लग गए। और चूंकि जो भराव का क्षेत्र था, जहाँ पानी कई जगह इकट्ठा किया जाता था, उसके अंदर भी आपने कॉलोनीज़ बसा दी, तो अब पानी कहाँ इकट्ठा होगा? तो आपने उन कॉलोनीज़ के अंदर, अगर उस जगह में अगर कॉलोनी बसा, घर गए, तो पानी तो अपनी जगह बहेगा, तो जाएगा उन घरों के अंदर, इसलिए घरों के अंदर भी पानी आ जाता है कई बार। तो जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ वो बखत सागर कहलाता था, तो पानी शहर का बह करके, जो एक्स्ट्रा पानी होता था बह करके इसमें आगे इकट्ठा हो जाता था। अब इसको हमने पार्क बना दिया, इसके आसपास कॉलोनी बना दी, तो जाहिर है कि जितनी भी बारिश होती है तो यहाँ पर फ्लडिंग होती है आज कर आकर। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि आपके पास फ्लडिंग भी हो रही है और पानी भी नहीं है, क्योंकि आपने पानी के आने के रास्ते, जो जल स्रोत तक जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, आपने उन्हें रोका हुआ है। कैचमेंट एरिया से जो पानी आता था या वाटर बॉडीज़ तक जाता था, वो रास्ते रोक दिए गए हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब ये भी समस्या सामने आ रही है कि जो कंटामिनेशन हो रहा है पानी का, ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चरमराया हुआ है? शहर का, जोधपुर की बात करें, दो चीज़ हैं। एक तो है जो ये पानी के पुराने तंत्र से भी कनेक्टेड है, एक जो है नए तंत्र से कनेक्टेड है। नए तंत्र में तो क्या हुआ है कि जो पानी वाटर सप्लाई जो घरों में जा रही है, उसको, वो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, मतलब अंडरग्राउंड लाइन्स चल रही हैं और सिविल लाइन्स भी अंडरग्राउंड चल रही है। तो ऐसा सुनने में आया है कि दोनों इतनी पुरानी हो गई हैं और जीर्ण अवस्था में है कि जो सीवरेज है वो लीक होकर के दबाव से पीने वाले पानी वो भी चरमरा गई हैं, तो उन पाइप्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, अगर पुराने तंत्र की बात करें कि जो कैनाल्स चल रही थी या जो रेन वाटर के नाले चल रहे थे, बारिश को पानी ले जाने के जो नाले थे, उनको या तो बंद कर दिया गया है, या तो उनकी शुरुआत जो है, जो जहाँ से शुरू होते थे वहाँ पर कुछ बसावट हो गई है, या इंक्रोचमेंट हो गया, या जहाँ ख़त्म होते हैं या बीच में हो गए। तो जो कुछ बचा है उसके अंदर लोगों ने अपने, उनकी दीवारों के ऊपर घर बन गए, तो वो अपनी सिविल लाइन वहाँ छोड़ने लग गए हैं। तो वो कंटेमिनेशन हो गया। तो बारिश का पानी आता है तो उसके अंदर इतना कचरा पड़ा होता है, इतना कचरा होता है, अगर तेज़ बहाव आता है तो पानी तो बहेगा, बारिश का पानी, तो उस कचरे को साथ लेके बहता है, वो बीमारियां भी फैलती है, शहर में गंदगी भी इसके कारण होती है। पुराने आंकड़े अगर हमेशा कोट दिए जाते हैं कि 89 में ये कहा गया था कि जोधपुर शहर में, सिटी में 48 बावड़ीज़ थी। अब क्या स्थिति है, और उन बावड़ीज़ की अभी आप क्या स्थिति देख रहे हैं पूरे शहर में? जो 89 में आप फिगर बता रहे हैं, तो वो फिगर तो पुरानी बावड़ियों की है, तो उतनी आइडेंटिफाई करी थी, इसलिए उस बारे में कहा गया था इतना है। अभी हमने जो जिस तरह पे काम शुरू किया है, हमने आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लिस्टिंग, ये सब हम कर रहे हैं। तो अब हमारी लिस्टिंग के अंदर हम 250 से ऊपर तो पहुँच ही गए बावड़ियाँ, और जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं उन सबको अगर मिला लें। झालरे तो कुल 6 थे, उसमें से एक का तो एड्रेस तो पता है हमें कि कहाँ होना चाहिए था, पर वो वहाँ पर हमको विद्यमान नहीं दिखा। तो हम ये कहेंगे 5 तो अभी जीवित हैं जिनमें अभी भी पानी है, उसमें से 2 को तो हमने पुनरुत्थान किया है एंड वी पुट इट बैक, मतलब मेन स्ट्रीम के अंदर डाला है। इसी तरह जो बावड़ियाँ जैसे कहते हैं, जो लीनियर होती हैं, लंबी, जो आप सीढ़ियों के से बिल्कुल नीचे एक तरफ ही जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल जो है, वो बावड़ियाँ भी काफ़ी सारी हैं। तो मेरे ख्याल से हमने 150 के आसपास तो आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो 48 तो बहुत कम नंबर था। इनमें से ये ज़रूर है कि सारी की सारी आज विद्यमान नहीं होंगी, और कुछ ऐसी हैं जो हैं पर उनके ऊपर एनक्रोचमेंट्स इतने हो गए हैं कि आपको बहुत छोटा पोर्शन दिखता है, या कोई पुराना आदमी बताता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ पर इसके नीचे बावड़ी है, मैंने बावड़ी के ऊपर बना दिया है। तो अब आप वाटर आर्किटेक्चर जो देखिए शहर का, जो अभी की हालत में है, वो कितनी उसकी स्थिति ख़राब हो चुकी है, या आगे आप क्या, किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं सिटी का? आप कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसको अगर आप काम में नहीं लेंगे तो उसकी साथ संभालनी होगी और वो जीर्ण अवस्था में जाएगा। ये स्थिति वाटर बॉडीज़ की है, उनको अबेंडन कर दिया, उनको निग्लेक्ट कर दिया, तो वो आज जीर्ण अवस्था में जा रहा है, अपने काम लेना भी बंद कर दिया। पर इनकी सस्टेनेबिलिटी वैल्यू या क्वेश्चन इतना हाई है कि आज भी जो हैं वो स्थिति में है कि आप उनको वापस पुनरुत्थान करके आप उनको वापस काम में ले सकते हैं। तो उस टाइम बनी हुई चीज़ें आज भले ही रूइंस में जा रही हों, पर उनमें ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन बाउंस बैक टू लाइफ। तो जो पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं जो हम देख पा रहे हैं या जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, उनको हम रीजनरेट कर रहे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हम उसको, जो मुख्य पानी का जो तंत्र है जिसे वाटर ग्रिड कहते हैं जोधपुर की, उसके साथ उसको जोड़ दें। ये एक लेवल का काम है। दूसरे लेवल का काम ये है कि ये बावड़ियों को बनाने का सिलसिला जो टूट चुका था उसे हम वापस शुरू करें। तो
इस स्तर के ऊपर भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक नई कॉलोनी बनी है उम्मीद हेरिटेज, जहाँ भी अपने बैठे हैं। ये करीबन 400 बीघा में फैली हुई है, बिल्कुल बंजर ज़मीन थी उम्मीद भवन की फुट हिल्स के ऊपर। तो पानी क्या आप अगर देखें तो पेड़ भी एक भी नहीं था यहाँ जी। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला एरिया है उसके अंदर हमने एक नई बावड़ी बनाई है। ये है वर्षा के पानी का संचयन के लिए 2.25 करोड़ लीटर पानी हमने इसमें मेजर किया है कि आ जाता है। यहीं के पत्थर निकाल करके इस बावड़ी को बनाया है, बाहर से हम कहीं से पत्थर नहीं लेकर आए हैं और हमने 1 इंच भी आरसीसी काम में नहीं ली इसको बनाया है। तो सस्टेनेबिलिटी लेवल पे इसकी बड़ी हाई वैल्यू है। सारा पानी नेचुरली ग्रेविटी से आता है और जब हम पानी इसमें से खींच करके जो सिंचाई कर रहे हैं, जो आसपास के गार्डन से मेंटेन कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर भी जो पंप्स लगा रहे हैं उनको हम सोलर पंप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ज़ीरो एनर्जी प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। और ये जो पानी है, इस पानी से यहाँ की अगर आप ग्रीनरी देखें तो पूरा माइक्रो एनवायरनमेंट हमने चेंज कर दिया। अदरवाइज़ आप एक बंजर जगह पे अपने घर बना के देते तो लोग शायद आके नहीं बसते। तो उनको रहने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो हम इस बावड़ी के कारण क्रिएट कर पाएँ। और इसकी स्थिति ये है कि जिस दिन सरकार ढंग से पानी नहीं दे पाएगी आपको, या पानी नहीं होगा सरकार के पास देने को, तो ये पानी हम घरों में सप्लाई कर पाएंगे। जी, तो इस तरह की जिस टाउनशिप जब बन रही है वहाँ इस तरह के मॉडल बनने चाहिए और शायद देश भर के लिए भी एक एग्जांपल है, एक मिसाल है कि किस तरह से हर एक टाउनशिप को अपना एक वाटर बॉडी बनानी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं लगातार जो फिगर सामने आ रही हैं, इस साल लगातार हमने देखा कि पानी की स्थिति देश भर में कितनी ख़राब है, किस शहरों से ग्राउंड वाटर ख़त्म होने जा रहा है अगले साल तक। और पानी एक बड़ा इशू है हम देश के लिए, और जोधपुर तो डेजर्ट सिटी है, तो यहाँ समस्या पर और भी ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, कौन शहर में की स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है, चाहे ड्रेनेज की ख़राब हालत हो सिस्टम की, चाहे उसे वो पीने के पानी में मिलकर उसको कंटामिनेट ख़राब कर रहा हो, चाहे पुराने आर्किटेक्चर को रिस्टोर करने की बात हो, तो समाधान कहाँ दिखाई देते हैं? मेरे ख्याल से प्रशासन को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़े कल्प्रिट तो प्रशासन है ही, बिकॉज दूरदर्शिता नहीं रखी उन्होंने। उनको जो चीज़ें नहीं विनाश होने से रोकना चाहिए था, वो उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। और फिर एक बार जब सरकार आंख मूंद लेती है तो लोग फिर आमदा हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ खाली मिल रही है या मुफ्त की मिल रही है तो हम उसको क्यों नहीं काम मिले, तो एनक्रोचमेंट्स हो गए। और कुछ कॉलोनीज तो सरकार की कॉम्प्लिसिटी से सरकार ने खुद प्लान करके बनाई थी, तो उस हद तक तो हैं ही जिम्मेदार। पर अब क्या हुआ है कि जब से ये बावड़ियों को अबेंडन किया है तब से लेकर के अभी तक लगभग 100 साल हो गए, नहीं तो 80 साल तो हो ही गए हैं। इस दौरान 2 पीढ़ियां बढ़ी चुकी हैं बिना ये जाने हुए कि इन बावड़ियों की क्या महत्ता थी। तो उनको वापस ये समझाने में कि क्यों ज़रूरी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और मेरे ख्याल से हम उसकी बहुत निकट हैं, हम बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, बहुत निकट हैं। हमने कुछ पुरानी बावड़ियों का पुनरुत्थान करना शुरू किया है, और जब उनका स्वरूप वापस निखर के आया है, जो लोगों ने देखा है, जो टूरिस्ट मैप पे वो आए हैं, उससे लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो अब यहाँ के लोग या यहाँ से बाहर जाके बसे हुए जो लोग हैं, जिनसे प्रवासी जोधपुरी हम कह सकते हैं, वो लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी योगदान देना चाहते हैं, हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि और बावड़ियाँ यहाँ पर पुरानी बावड़ियों को आप पुनरुत्थान करें। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। समय ज़रूर लगा, पर हम उस चीज़ के बहुत नज़दीक है, उस डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक है कि हम और से और ज़्यादा बावड़ियाँ ले पाएंगे। पर ये जो दूसरा प्रयास है कि नई बावड़ियाँ बनाएं, इसमें हमको अभी भी लगता है समय लगेगा। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि पैसे भी इसमें ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। इसकी कीमत हमारे पास आई होगी, अगर आप देखें तो 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आई है, उससे ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है, तो 5 रुपये प्रति लीटर में हम इतना पानी इकट्ठा कर पा रहे हैं जो कई महीनों तक चल जाता है। और दूसरा, टेक्निकली भी ये फीजिबल है। इस बावड़ी का ज़रूर स्वरूप दूसरी बावड़ियों से बिल्कुल अलग है। पहली बार इस तरह की बावड़ी बनी है, पहली बार इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की दीवारें बनी है। पर कहने का ये तात्पर्य है कि ये आज भी फाइनेंशियली और टेक्निकली फीजिबल है, तो इनको बनाया जा सकता है। और आप अगर कोई नई टाउनशिप बना रहे हैं तो उसका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आ रहा है, उसके अंदर आराम से आप समाहित कर सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च किए हुए। जी, तो ज़रूरत है एक अच्छे वाटर मैनेजमेंट की और जल के संचय की। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, इसके लिए प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और जहां हम बैठे हैं वो असेंबली सीट है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और ये संसदीय क्षेत्र है भारत के जल शक्ति मंत्री शेखावत जी का। तो कहीं ना कहीं जोधपुर को एक मिसाल बनने की ज़रूरत है कि पूरे देश में जिस तरह पानी की समस्या है, तो ये तो डेजर्ट सिटी है ही, और तो लेकिन जैसा कि अनुप मृदुल जी ने कहा कि वर्षा का पानी इस
जगह का, जोधपुर सिटी का यहाँ एकमात्र जो स्रोत है वो है वर्षा का पानी। तो वो अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट है शहर को पूरे साल पानी देने के लिए। ज़रूरत है तो अच्छे वाटर मैनेजमेंट। शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।